बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी ख़बरें हैं और बड़ी इतनी ख़बरें हैं कि अब सिलेक्टिव होना पड़ा है कि कौन कौन सी ख़बरें हम आपको दें और कौन सी ना दें। लेकिन कुछ अंदर की ख़बरें हम ज़रूर आज आपके साथ शेयर करेंगे। हर जुमेरात को कुछ इस तरह की स्पाइसी अंदरूनी अहम सियासी ख़बरें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं और आज भी करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर कह दिया है कि NRO नहीं देंगे। लेकिन आज का जो उनका बयान था वो बाकी जो उनके बयानात थे उनसे क़तई तौर पर मुख्तलिफ था। ये मोहम्मद डैम की संग बुनियाद थी, इस पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे और इस में साबिक चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दबंग लहजे में कहा कि NRO नहीं मिलेगा, NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने बड़ी ख़ास जगह पर, ख़ास मौके पर, ख़ास लोगों के बीच में ख़ास बयान NRO पे दिया है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि क्यों दिया है, वो किसके सामने ये बात करें और आज जो उन्होंने कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए, फिर इससे इंटरेस्टिंग जुड़ी हुई खबरें भी बताएंगे। ज़रा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। आखिर में उन्होंने हंस के कहा कि कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मैं देख रही थी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पर भी उन्होंने ये बात कही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाना था तो हम ये कैसे गए, किसने जाने दिया। तो एक सवाल उन्होंने भी उठा दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग खुद ये जो सवाल है वो पूछते नजर आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब चले गए। उसके बाद फिर आज जो PMLN के अंदर हुआ है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग यूं है कि शहबाज शरीफ साहब ने आना था 7 तारीख को, वो नहीं आ रहे। वो कब आएंगे उनकी हतमी तारीख का ऐलान नहीं है। और साथ में इसके अंदर जो है वो ये कहा गया साफ के जो पार्टी है उसके अंदर अपोजिशन लीडर बाद में बताया जाएगा, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजद किया गया राना तनवीर हुसैन साहब। और ये वो राना तनवीर हुसैन साहब हैं बाय द वे, ये वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसके ऊपर बाकायदा एक जंग लड़ी गई कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। आखिर राना तनवीर साहब को फिर अब नामजद क्यों किया गया? बहरहाल वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये चलेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। साथ ही जो है वो साद रफीक साहब जो हैं और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब को बना दिया गया। साद रफीक साहब ने भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग आज पॉइंट्स बयान किए। उन्होंने कहा जी बयानिया क्या पार्टी का ये भी बता दें, आगे जाके बताऊंगी कि PMLN के अंदर कौन कौन इस वक्त कितने मुस्तरब हैं, कितने इस्तराब का। मैं पिछले 2 प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुकी हूँ। क्या टूट फूट का आगाज हो चुका है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और फिर बिलावल और चेयरमैन नैब आमने सामने हो गए हैं, उनका एक मोहब्बतनामा चल रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मईशत नहीं चल रही, ये कह रही है अपोजिशन भी और बहुत सारे तज्जियाकार भी। बड़े इंटरेस्टिंग पहलू है, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और माहिर मुआशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि NRO की बात थी और मोहम्मद एजेंसी में हो रही थी, तो हमने कहा जनरल साहब से ये सवाल पूछेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम बड़े सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, कॉलम निगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। इम्तियाज़ साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो NRO का बयान दिया है आर्मी चीफ की मौजूदगी में, और आखिर में हंस के कहा कि नहीं फिर ये नहीं होना, ये किसको कह रहे हैं वो और क्यों कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मेरा ख्याल है बड़ा कॉन्स्टेंट किस्म का बयान है जो कि तकरीबन हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। कल उनके यौम तसीस में भी उन्होंने यही बात की और उस वक्त भी बाज़ लोग ये कह रहे थे कि जी अभी उनको इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए, ये क्यों बार बार यही राग लापा जाता है कि NRO नहीं होगा। असल में जो इशू है वो ये है कि इसके बारे में रूमर्स पे तहाशा है। बहुत सारी बात जो है वो आप मीडिया में भी सुनते हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि जी NRO का मामला चल रहा है। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इनके कोई बड़े अजीज़, करीबी अजीज़ जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, उन्होंने भी इमरान खान को अप्रोच किया और कहा कि जी जाने दीजिए अभी बहुत हो गया। मैंने भी 1-2 प्रोग्राम से कहा, जो मुझे इंग्लैंड से ख़बरें वगैरह मिली और 1-2 जर्नलिस्ट ने यहाँ भी कहा कि अभी PMLN यानी शरीफ फैमिली जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा वैसा दे दें और किसी तरह निकल जाएं।
वो शक्ल प्ली बार्गेन की हो सकती है, कोई उसका तरीकाकार अभी तय किया जा रहा है, हाँ कि ये तरीका इत्तलात ये है। सो ये इस तरह की खबरें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि जी एक तरफ तो वज़ीर आज़म हमेशा ये कहते रहे कि कोई NRO नहीं होगा, दूसरी तरफ NRO के अक्सर बात हो रही है, शवाहिद आ रहे हैं या इसका जिक्र बहुत आ रहा है, बाहर से खबरें आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जाके बाहर बैठे हैं, उनकी मुलाकातों के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो मीटिंग्स कहाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस तनाज़र में वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को अंडर प्रेशर समझते हैं कि उनके ऊपर अफवाहों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि शायद वो अपना इरादा बदल बैठे। तो मेरा ख्याल है इस वजह से वो बार बार इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं, खुद को करवा रहे हैं किसी और को। लोगों को नेचुरली जो अफवाहें हैं बाहर, वो तो लोगों में जैसे हमारा ये बड़ा लाइट सा प्रोग्राम है। नहीं, सही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर जो अफवाहें हैं वो तो आवाम में ही हैं। हाँ। मैं भी प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है पिछले 3-4 प्रोग्राम में मुझसे यही सवाल होता था, क्योंकि मैंने एक में कहीं ये जिक्र किया था कि मुझे इंग्लैंड से एक साफ़ी ने टेलीफोन करके तो ये बताया कि यहाँ फलां रेस्टोरेंट की बेसमेंट में मीटिंग हुई थी, डॉक्टर कैसर का नाम आ रहा है, उनके घर पे मुलाकात, खुशबू भी, चौधरी शुजात साहब की और उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप मईशत पे लिखते हैं लेकिन सियासत से भी दूर नहीं है और आप बहुत कॉलम आपने लिखे हैं, बड़ी नजर रखी, बड़ी आपकी नजर है। ये बताइएगा कि ये ठीक है NRO नहीं है, वो बार बार यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं हमने नहीं देना, नहीं, लेकिन ये इशारे तो मिल रहे हैं। आज आपने असेंबली में देखा, पार्लियामेंट के अंदर, आपको इशारे नहीं लग रहे कि कुछ हो रहा है? देखिए आसमा, सदारती निज़ाम की जो रूह होती है वो ये होती है कि ऐसी शख्सियात फैसला साजी के दफ्तर में बैठ जाती हैं जो गैर मुंतखब होती, वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होती। 18 तारीख अप्रैल की आप याद कर लीजिए, मैं ये समझता हूं कि अमलन सदारती निज़ाम आ चुका है। बड़ी बुनियादी बात किया आपने, बिल्कुल। आप देखिए इस वक्त जो मईशत को संभाल रहे हैं, उससे पहले जो कॉमर्स को संभाल रहे थे, किसी हद तक आप ये 16 टेक्नोक्रेट्स हैं। 16 टेक्नोक्रेट, तो बेसिकली ये टेक्नोक्रेट्स हैं जो असेंबली को जवाबदेह नहीं है। ये बेहतरीन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला साज बॉडीज हैं, वजारतें हैं, उनको इन्होंने संभाल लिया है। तो एक तो मामला तारीखी तौर पे आप देखें, NRO जो है वो एक ताकत इशू नहीं करती, उसमें डोमेस्टिक अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। तो 3-4 डिफरेंट ताकतें मिलके, तो यहाँ पे एक तो मामला तय हो गया कि मामला तय हो गया जो है ये टेक्नोक्रेट्स अपनी जगहों पे आ गए। ठीक। अच्छा, दूसरा इसका फॉलोअप ये बनता है कि जो बयानिया था PTI का, जो उन्होंने मंशूर लिखा था, उसमें जो उनकी माशी शिकायत थी खास तौर पे, वो आप समझिए कि तकरीबन उनका कफन दफन की तैयारी हो गई। बिल्कुल, ताबूत तैयार है। अब वो 1 करोड़ नौकरियों की बात कर लें या वो 50 लाख घरों की बात कर लें, जो खजाने की कुंजी है वो उठा के एक टेक्नोक्रेट के पास आ गई है। तो अब वो खजाना नहीं होगा, खजाना नहीं खुलेगा, तो वो नौकरियां और वो घर वर जो हैं, मतलब वो बयानिया PTI का जो आया था, जिसका मैंने भी ख्वाब देखा था और लोगों ने भी ख्वाब देखा था, वो जो है। अच्छा, अब अगर आप दूसरी तरफ आ जाइए, PMLN की अगर सियासत की आप बात, अच्छा उस पर मैं आती हूँ। अच्छा। क्योंकि आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कर दी है कि मुझे इम्तियाज साहब को लेना है इस पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। इम्तियाज साहब, एक तो चूंकि आप लाहौर में बैठे हैं इसलिए मैंने कहा कि ज़रा आपसे बाद में आते हैं, आपकी तरफ दूर है ज़रा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जो एक बड़ी इनसाइट इंफॉर्मेशन है वो क्या है इसके ऊपर कि क्या आप कह रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं, लेकिन अभी तक एक गवर्नमेंट मौजूद है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म है और साथ साथ मुआशी चैलेंजेस हैं, सियासी बयानियों की बात हो रही है, PTI का बयानिया भी बदल गया है, नून का बयानिया भी बदल गया है। सर देखिए, PTI तो अपने उसी बयानिए पे है जो कंटेनर पे इमरान खान बयान करती थी। अब उनके पास चूंकि वो डिलीवर कर नहीं पाए हैं, किसी भी मैदान में कुछ कर नहीं पाए हैं, तो वो फिर वापस उसी थीम पे चले जाते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो इमरान खान ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, इसका मतलब है कि उनके पास कोई इख्तियार है कि वो NRO दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा अदालती निज़ाम और ये एहतसाब का निज़ाम, नैब का निज़ाम सब जाली है और ये फ्रॉड है और इसे कुछ लोग पीछे से
इसकी डोरें हिलाते हैं, जिसको चाहे एहतसाब में बंद कर दें, जिसे चाहे उसका एहतसाब का उसका बंद कर दे बाब, तो इसका मतलब ये हुआ वो पूरे सिस्टम को पर आवाज उठा रहे हैं बड़ी मनफी किस्म की। दूसरी बात ये है कि ये जो केसेस हैं ये अदालतों में हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस आए हैं उस पर अदालतें दो बड़े अहम फैसले दे चुकी हैं, लाहौर हाई कोर्ट। इसी तरह नवाज शरीफ पे जो केस है, ये जो प्री बार्गेनिंग की बात होती है, मुझे बताया जाए कि किस केस में प्री बार्गेनिंग का है, ये बताया ही नहीं गया है। दौलत कहाँ से लूटी गई, कितनी लूटी गई और कितनी वापस करेंगे तो प्री बार्गेनिंग हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जो हमने आज तब्दीलियां देखी हैं मुस्लिम लीग में, ये अहम है। मेरा ख्याल है कि जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया तो नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल कैजुअलिटी हो चुकी है। वो अब ताहयात किसी ओहदे के लिए खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद उनके भाई आए हैं जो वो उस लाइन पे चलने के लिए तैयार नहीं थे जो नवाज शरीफ ने इख्तियार की थी, जमहूरियत के नाते से या सिविलियन बालादस्ती के हवाले से या आवाम के हक के रायदही के हवाले से। वो लगता ये है कि उसे मुस्लिम लीग उस टाइप की जमात ही नहीं थी या है कि जो उसका बोझ उठा सकती, उसे लेके चल पाती। ठीक, लिहाजा अब उनके अंदर कुछ चल रहा है, तब्दीली वो ला रहे हैं। अब ये आया वो मैदान छोड़ के जाना चाहते हैं या कुछ वक्फा लेना चाहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये अभी लेकिन आप नून के बयानिए के ऊपर अच्छा इम्तियाज साहब, मैं जरा नून के बयानिए पे डॉक्टर साहब से भी पूछ लूं, आप भी कुछ कहना चाहे थे कि उनके बयानिए की जो बात है। देखिए, बयानिया, अब दो बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके पास बयानिया, सियासी बयानिया कोई नहीं बचा। इनकी आला तरीन क़यादत जो है उनके ऊपर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं, और संगीन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और उसमें बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को, बैंकिंग रिकॉर्ड्स को आप अदालत में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इतना ठोस किस्म का सबूत आ गया। बयानिया दोनों के पास कोई बचा नहीं है। PMLN का मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी है, आगाज हो गया है, उसका आगाज हो गया है, और उसकी वजूहात आपके सामने नहीं, आज तो बल्कि बहुत खुल के सामने आ गई। डॉक्टर साहब, आज जो हुआ, जावेद लतीफ़ साहब जो है राना तनवीर हुसैन से उनकी एक शुरू की है, एक इलाके के हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, गो के पार्टी एक है। उन्होंने कहा जी आप ये क्या इस्टेब्लिशमेंट आप बना दी है आपने पार्टी के अंदर। साद रफीक साहब ने आज ओपनली चैलेंज किया है और हमारी इत्तलात है कि वो बहुत ही उनके अपसेट हैं जो पार्टी के अंदर हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें ड्यू मकाम किसी को भी नहीं मिल रहा, और ये पार्टी जो है ये इसका बयानिया रहा क्या है, वोट को इज्जत दो का बयानिया। जो मुझे समझ लग रही है डॉक्टर साहब, वो ये है कि एक फीलिंग आ रही है कि मियाँ बरादरान फिर उनको अबंडन करके जा रहे हैं जो पहले हुआ था। क्योंकि जैसे पार्टी में तब्दील, देखो शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, लगता यूं है कि बाहर से वो आ नहीं रहे, चेकअप हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, वैसे वो भागते दौड़ते नजर आते हैं। तो उससे लेकिन कैंसर पेशेंट तो है नहीं, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह वो भागते नजर आते हैं, उससे ये कहना कि वो इतने क्रिटिकली इल हैं वो शायद ना दुरुस्त हो, लेकिन बाहर सूरत वो आने का उनका कोई फिलहाल नहीं नजर आता है। और मियाँ साहब की जो पिटीशन गई है वो बड़ी वाज़ेह है कि जी मुझे जिस तरह भी है बाहर भेजा जाए। तो ये एक फीलिंग जो मैं हासिल कर सका, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है मुख्तलिफ लोगों से बात करने में, वो तकरीबन ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अब हमारे लीडरान जो शरीफ बरादरान हैं ये तो गए बाहर, अब पीछे पार्टी में क्या होगा किसी को बता नहीं गया। बिल्कुल, ये इम्तियाज साहब आपका क्या कहना है, क्या वाकई टूट फूट का शिकार हो गई है PMLN और 2002 की पोजीशन पे वापस चली गई है? तो कैसे वो सरवाइव करेंगे आगे जाके? अगर इन हाउस चेंज की बातें होती हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो लग नहीं रहा, तो क्या होगा? देखिए, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ की जो लाइन थी, अगर वो कामयाब हुई होती तो ये मियाँ शहबाज शरीफ बाहर न गए होते और उनके बेटे हमजा शहबाज पे केसेस न शुरू हुए होते। अब जो मियाँ नवाज शरीफ की लाइन थी लड़ने की, अब वो ये लोग नहीं लेके चले हैं मुस्लिम लीग वाले। अच्छा, लिहाजा मुस्लिम लीग में एक बड़ा क्राइसिस है, क़यादत का बहरान है। अब देखिए, पंजाब मुस्लिम लीग का सदर कौन है और मरकजी सदर के अलावा बाकी ओहदेदार कौन है मरकज में?
अब वो अपनी पार्टी को अपनी फैमिली से बाहर भी नहीं ले जाना चाहते। दुरुस्त बात। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अपोजिशन के पास बयानियां नहीं है। इतना जोरदार बयानिया है कि अगले देखिए 6 महीने में उस बयानिए पे सड़कों पे क्या होता है, ये मालूम हो जाएगा। ये जो सारा इंतखाबात का ढोंग था और ये सारा करप्शन का ड्रामा लगाया गया था और जिसपे कोई हिसाब की कोई भी संजीदा नहीं था, ना है ना होंगे, इसलिए कि सब लोग शामिल हैं इस मुफ्त माले माले गैर दिले बेरहम पाकिस्तान के माल को जिस तरह लूटा जा रहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम, और बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपकी तसही की है जनरल साहब ने सर, वो कहाँ अपनी नुकेल पकड़ाएंगे। सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी कि ये जो 100 बिलियन, अभी मैं बयान पढ़ रहा था नैब के चेयरमैन साहब का, जी हाँ, अगर वो किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, मेरे भाई डॉक्टर फरक सलीम से ही पूछ ले कि ये 100 अरब डॉलर का जो कर्जा है ये आया करप्शन के बायस आया है या हमारे खर्चा ज्यादा आमदनी कम के बायस आया है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम और हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है इसके बायस आया है, इसे कवर अप किया जा रहा है। वो गैर पैदावारी इदारे और अखराजात तो तैयार नहीं है अपने खर्चे कम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी नहीं है। बाहर चला गया। हाँ, तो बाहर से लाए थे, अभी तक तो नहीं आया सर, 9 महीने तो गुजर आ गई है। इम्तियाज साहब, वो 10 बिलियन डॉलर जो कैलकुलेट करते थे जाता है हर साल, वो तो रोक लो। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ पीएमएलएन की कहानी नहीं है, ये कहानी घर घर की है, क्योंकि आज ही बल्कि गवर्नर पंजाब यहाँ आए हुए थे, उनकी मुलाकातें हुई हैं, उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ लॉबीज़ के लोग आपस में मिले हैं आज, और गवर्नर की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। पीएमएलक्यू के कुछ केसेस कल बंद हुए हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी मामलात गड़बड़ हैं पार्टी यानी पीटीआई के अंदर। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पीटीआई के साथ भी बड़े मसले हैं। मसलन आज यहाँ दोनों बुज़दार साहब भी आए हुए थे और पंजाब के जो अरकान असेंबली थे उनको यकीन दहानी कराई गई है एमएनएज़ को कि आपके जो काम है वो रुकेंगे नहीं, और बुज़दार साहब को यहाँ पे बुलाया भी इसी काम के लिए गया। गवर्नर साहब की मीटिंग हुई है, उन्होंने भी शिकवे किए कि भाई ये किस तरह एक ही वक्त में कई चीज़ें चल रही हैं, और जाहिर है कि वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने ज़राए कह रहे हैं कि उनको कहा है कि नहीं आपको कोई तंग नहीं कर रहा और आप अपना काम करें लग के, और कोई आपको तब्दील नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें ज़रूर आई। लेकिन ये पीटीआई के अंदर जो इतने मसले हैं डॉक्टर साहब, मईशत का देखिए बुरा हाल है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बेयकीनी का आलम है, महंगाई का इजाफा हो गया। जो इम्तियाज साहब बात कर रहे थे कि अभी तो बजट नहीं आया, अभी आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हुए, तय हो गए, महंगाई और बढ़ गई, तो क्या होगा उसके बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं पार्टीज़ के अंदर, वो तो हर जमहूरी पार्टी के अंदर होते हैं और वो हक है, मतलब पीएमएलएन के अंदर भी हैं, पीटीआई के अंदर भी हैं, वो खैर है, वो दे डोंट रियली बॉदर मी, वो ठीक चल रहा है। यहाँ पे मामला ख़राब ये शुरू होता है कि अगर आप बिजनेसमैन से बात करें तो वो कहते हैं कि इतनी डर और खौफ की फजा फैलाई है पिछले 8-9 नहीं, वहाँ पे मैं एहतसाब को और डर और खौफ को आप तफरीक कर लें। ठीक, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब यहाँ डर और खौफ, वो जो एफबीआर वाले और वो दूसरे लोग छापे मारते फिरते हैं और बिजनेसमैन को डरा रहे हैं, और उसकी वजह से कारोबार खत्म हो गया। वो पैसा बिजनेसमैन लेके भाग जाता है, या डॉलर में कन्वर्ट करा लेता है या लॉकर में रख लेता है। अब इस वक्त ये हाल है कि सारा बिजनेस ठप हो गया, अब काम नहीं चल रहा, और उसकी वजह से जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो 41,000 लोग जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे चले गए, 11 लाख मजीद बेरोजगार हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया। तो वो मामला जो है आम आदमी का बेरोजगारी और महंगाई और बिजनेसमैन का डर और खौफ, इसकी वजह से स्टैंड स्टिल हो गया है। इस वक्त मईशत का पहिया जाम हो गया। तो ये चलेगा कैसे? मतलब ये आपको लगता है कि कोई चल पाएगा? नहीं चलेगा तो लोग सड़कों पे होंगे, जो इम्तियाज साहब ने कहा। ये एमएनएज़ अपनी हलकों में कैसे जाएंगे सर? ये ईद शबरात यहाँ पे पे खदशा जो मेरा दिली खदशा है, देखिए अगर तो सियासी जमात लोगों को बाहर निकाल के लाती है तो वो कंट्रोलेबल होता। आप सियासी क़यादत को पकड़ लेते हैं, उनको समझा लेते हैं, तो वो जो क्राउड आएगा वो कंट्रोलेबल होता है।
PMLN या पीपल्स पार्टी इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोगों को सड़कों पे इसलिए नहीं ला सकती, जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में उनके पास कोई बयानियां नहीं है। अगर महंगाई की जोर से लोग बाहर निकल आए तो बगैर किसी सियासी क़यादत के, तो फिर वो बड़ा खतरनाक मामला। अच्छा, ये इम्तियाज साहब आप क्या कहेंगे? मैं इससे पहले कि जन्नत साहब के पास आऊं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये दिन तो लगता है कि आने तकरीबन सिर्फ अप्रैल के महीने में 1.26% महंगाई बढ़ी है। मुझसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स जो है वो डॉक्टर साहब को पता है। अनरेस्ट बढ़ा है। आपका ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टियां लेके आएंगी जो कि अगस्त की बात कर रही हैं, मौलाना कह रहे हैं, PMLN कह रही है, उनको तो खैर अपना ही वक्ता पड़ गया, लेकिन कैसे अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ये गली मोहल्लों के अंदर क्या होगा? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अवाम निकलेंगे और पाकिस्तान में एक बड़ी अजीमुशान तहरीक पैदा होगी। और ये मैं देख रहा हूँ आखिरी क्वार्टर में इस साल के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप जो भी कह लें, और ये नहीं रुकेगी और लोग बुनियादी तब्दीली चाहेंगे। अब उसमें मामला है कौन पार्टी, कौन क़यादत उनकी सामने आएगी। ये गालिबन वो तहरीक खुद थ्रो अप करेगी, क्योंकि लोग पुरानी पार्टियों से भी कोई राजी नहीं है और खुश नहीं है। और इमरान खान से लोग बहुत तेजी के साथ बदएतमादी का शिकार हुए हैं, उनकी डिसइल्यूजनमेंट हुई है। उनके पास स्वाय नारेबाजी करने के, गाली गलौज करने के और बयानिया कोई नहीं है। एक बड़ा जोरदार बयानिया आएगा और इस मुल्क को एक बहुत बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। इसमें इमरान खान का भी इतना कसूर नहीं है, ना ही पिछली 2 हुकूमतों का कसूर है। हमारे मुल्क के बुनियादी समाजी और माशी और रियासती ढांचे के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है। एक आपकी निकम्बी सी ज़राअत है, आपकी टूटी फूटी सनत है, उसके ऊपर आपने एक ह्यूज बड़ा एक खौफनाक किस्म का ढांचा, सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है। ऊपर से ये जो डर और खौफ की बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डर और खौफ की बात कर रहे हैं, नैब के हवाले से बात कर रहे हैं। जन साहब, अब आप ही ये बताइएगा कि ये नैरेटिव जो है, ये अगर अवाम के हाथों में नैरेटिव चला गया और उन्होंने अपना नैरेटिव बना के वो सड़कों पे आ गए, तो कैसी जमहूरियत, कैसी हुकूमत, कैसी रियासत, खुदा न खास्ता, ये तो चैलेंजेस ही और हो जाएंगे। देखिए, हमारी हिस्ट्री में जो मूवमेंट्स चली हैं उनमें रिसेंट यही थी जो वकला ने चलाई थी, एक सक्सेसफुल मूवमेंट थी और पॉलिटिकल पार्टीज ने कैपिटलाइज किया उस पर। एक कॉज था। उससे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट चली थी जो कि भुट्टो के वक्त में चली थी और वो टेरेबल थी। मैं मतलब मज़हब के नाम पे जो मूवमेंट चलती हैं उनमें लोग मरना मारने शुरू कर देते हैं। उसके अलावा महंगाई रेट बढ़ते रहे हैं, ये तेल की कीमतें जो है ये कम भी हुई तो तब भी महंगाई उधर ही रही। मैंने नहीं देखा कि आवाम सड़कों पे आए। मैं इस चीज़ पे, इम्तियाज साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं कि ये एक ऐसा इशू है कि जो आपके लिए एक जिंदगी मौत का मसला है कि आपकी आमदन नहीं है। लेकिन सवाल ये जन साहब की क्या सियासी हुकूमत उससे निमट लेगी? मुझे लगता है कि मूवमेंट होगी नहीं। उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ लगती है वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेटअप यही 3 पार्टियां हैं। अब इसमें जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप इस वक्त टर्मोइल में है और उन पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर वो लीडर ऊपर से उतर जाता है तो वो पार्टियां बैठ जाती हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ तो ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ बिलावल भुट्टो ने जितना इमर्ज किया है, भुट्टो ने इमर्ज किया है, लेकिन आ सका है उसको रोके। पंजाब में तो उसने करना नहीं था। दूसरा जो इशू है करप्शन है, तो बिलावल किस चीज पे पल रहा है? वो पैसा उसकी कमाई है कोई? ये चीजें दुनिया जानती है, सामने आ जाएंगी। तो मैं देखता हूं कि असल चीज जो इम्तियाज साहब डिलीवर नहीं कर पा रही, वो डिलीवर नहीं कर। इम्तियाज साहब जो बात कर रहे हैं वो बात इससे दुरुस्त है कि अगर तो कोई तहरीक में से लीडरशिप निकला है तो और बात है, वरना तहरीक उठती है जब कोई लीडर होता है। भुट्टो साहब ने दुनिया को मोबिलाइज किया था, मोबिलाइज करने के लिए लीडर चाहिए। अगर लीडर है ही नहीं कोई तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई मोबिलाइज कर सकता है। अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं उठी चीजें तो अच्छा, लेकिन इसका तो मतलब फिर ये हुआ कि फिर कोई लीडरशिप एक चीज ऐड कर दूं मैं इसमें, तो क्या होगा? देखिए, अब हम आ गए 21वीं सदी में और 21वीं सदी की जंगें जो हैं ये बड़ी मुख्तलिफ हो गई। अब 21वीं सदी की जंग में सोशल मीडिया आ गया है, 21वीं सदी की जंग में बयानियों की लड़ाई आ गई है। देखिए, हमारे यहाँ माशी बहरान है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। अब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं
वो इस माशी बहरान को तब्दील करना चाहेंगे, एक सियासी बहरान इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो कि जुड़ा हुआ है, जो कि जुड़ अच्छा इसमें होता यह है कि एक मासूमाना सा बयानिया सामने आता है। एक मासूमाना बयानिया मुझे जो सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की पश्तून आबादी का हम तहफ़्फ़ुज़ देने आए हैं। ये बड़ा मासूमाना सा एक बयानिया है, लेकिन मासूमाना बयानियों के पीछे ढके छुपे मकासद होते हैं और उनमें बैरूनी ताकतें भी शामिल हो जाती हैं। ये खदशा 21वीं सदी के हवाले से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तारीख के हवाले से जनरल साहब के यहाँ पे महंगाई के ऊपर लोग नहीं लेकिन करते, रियलिटी है ये जो मूवमेंट्स है, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ भी इवन ये एक रियलिटी तो है। हम इसको लाइक करें नहीं करें, हमें इसके कंसर्न्स लोगों के मौजूद है, तहफ़्फ़ुज़ात है। मैंने अपना कंसर्न बता दिया इसके हवाले से कि मासूमाना बयानिया सामने आ रहा है इसको, और रियासत को इसके साथ हाँ, किसी के हाथों में एग्जैक्टली मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये, और मुझे तो बड़ा इस बात के ऊपर जो है वो हो रहा है कि सोच आ रही है ये कि इसको रिजॉल्व करना है, कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और नैब क्या कर रहा है खास करके इस उसके अंदर, क्या नैब जो है वो सियासी इदारा है कि वो सियासतदानों के स्टेटमेंट्स का बयान भी दे, जवाब भी दे, और होने क्या जा रहा है इस सिलसिले में ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज चेयरमैन नैब साहब भी बोले और ज़ाहिर है उनको बोलना पड़ा, उनके ऊपर तनकीद हो रही है तो जवाब तो देना है, सियासी इदारा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके ऊपर तनकीद थी, उनको जवाब दिया। तो बिलावल साहब का और उनके बीच में कुछ डायरेक्ट मुकालमा हुआ है, वो ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नैब को एक गैर सियासी इदारा होना चाहिए। नैब में सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये वो इदारा है जो कि मुशर्रफ का काला कानून है, मुशर्रफ का बनाया हुआ इदारा है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से के लिए बनाया गया है। नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग इदारा है। चंद दिन पहले एक साहब ने कहा कि जी नैब तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इदारा है। अगर ये बात मान भी ली जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अवाम और सिर्फ अवाम के लिए है। ये पेरिस में जायदादें बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी फार्म लेने के लिए, या दुबई और मस्कत में टावर बनाने के लिए नहीं होगी। क्या कहेंगे आप जनरल साहब, ये जो बात हुई है इसके ऊपर? बात ये है कि पहली बात तो ये जहन में रखिए कि नैब में जो आज जो लोग बैठे हुए हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही अपने इत्तफाक़ राय से रखे थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। 10 साल में मुख्तलिफ लोग वहाँ भर्ती होते रहे और इन्हीं के लोग ऊपर चेयरमैन आते रहे। किसी ने भी नैब की वर्किंग पे अगर उनके ऑफिशियल काम पे अगर एतराज़ करना है या उसके बारे में करना है तो वो तो बिल्कुल जायज़ है कि आप कह सकते हैं कि जी इन्होंने फलां केस अच्छी तरह नहीं उसकी प्रोसिक्यूशन की या जो भी, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का अदारा, ये तो हमें भी पता है कि नहीं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक ही कोई नहीं है नैब का। ये इल्ज़ामात इस तरह के, ये खुद आपको जिस तरह भी लेकिन नैब की कारकर्दगी पे तो सवालात उठ रहे हैं। कारकर्दगी पे आप कह सकते कल हैं। देखे ना, ये चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ एक केस जो है वो बंद हो गया बड़ा। ये कह रहा हूं ये अलग बात है कि एक बड़ा केस रखा हुआ है उनके लिए, मैं मौजूद है। मैं अर्ज करूं, नैब की कारकर्दगी तो ये रही है कि जरदारी साहब का केस था, उसमें रेफरेंस में जब ये पेपर्स लेके गए तो फोटोकॉपियां लगा दी, और जज साहब ऐसे बेहतरीन थे उनके अपने ही कि उन्होंने वो फोटोकॉपियों के ऊपर ओरिजिनल मांगी ही नहीं, फोटोकॉपी लगी है केस। अच्छा इम्तियाज साहब, और एक महीने बाद नैब दूसरा रेफरेंस लेके जाता, उसमें भी फोटोकॉपी। इम्तियाज साहब, फिर ये नैब जो है ये किस तरह से चीजों को ठीक करेगा सर, और पॉलिटिकल फिर चीजें हो रही हैं इसके अंदर आपके ख्याल में? इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब आपको आवाज आ रही है? इम्तियाज साहब जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जल्दी से 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि जिस मुल्क में करप्शन बिल्कुल नहीं होती या कम होती है वहाँ पे सरमायाकारी बहुत ज़्यादा होती है। एक वो इंडेक्स छपता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो टॉप में मुल्क हैं जिनमें करप्शन सबसे ज़्यादा कम होती है वहाँ सरमायाकारी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर नैब के हवाले से आप देख लें, 1997 में जब बनाया गया था, तकरीबन वाज़ेह है कि पहले 20 साल इसको एज अ सियासी हथियार इस्तेमाल किया। उन दौरान 1997 से लेके अगले 20 साल तक जितनी भी हुकूमतें आई, पिछले 1.5 से 2 साल से ऐसे लग रहा है कि ये अब ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी कर रहा है।
नैब के पास सलाहियत के हवाले से व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने की कोई काबिलियत नहीं है। किसी भी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि यह सलाहियत उसके अंदर इंजेक्ट की जाए। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ा मुश्किल होता है। आप अंदाजा करें कि इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो पुलिस एकेडमी के पास जाके सीखते हैं, और पुलिस वाले तो आपको पता है वो गाय भैंस चोरी हो जाए तो उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। व्हाइट कॉलर क्राइम का मामला। अच्छा इम्तियाज साहब, आप क्या कहते हैं कि नैब कुछ कर नहीं पा रहा, करप्शन के इल्जामात भी बहुत हैं और सियासतदान बिलबिला भी रहे हैं, उनको वो तकलीफ भी है, सिस्टम भी खतरे में एक तरह से पड़ गया है, आपके ख्याल में ये सरवाइव कर पाएगा इस तरह से? नहीं, इस पे ये पार्टियां सारी ही मुत्तफिक हो जाएंगी, क्योंकि सारी पार्टियों में बड़े बड़े अशराफ बैठे हैं जिन्होंने बैंकों के कर्जे भी माफ कराए हैं, और जब सबके सब ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और टैक्स इवेजन भी करते हैं। तो ये सब मुत्तफिक हो जाएंगे नैब के कानून में तब्दीली अपनी सहूलत के मुताबिक। पाकिस्तान में न कभी हिसाब हुआ है न अब हो रहा है, सही बात, और ना करप्शन के खिलाफ कभी संजीदा कोशिश हुई है। अलबत्ता इसे वक्तन फवक्तन